हेलो डियर फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं 5 क्वेश्चंस को लेकर के। जी हाँ, तो जो यूपीएससी 2025 का प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला है उसको ध्यान में रखकर जो है यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं। सारे जितने भी उसके विकल्प होंगे उन सबको जो है हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। अगर उनके बारे में कोई भी जानकारी जो है हमें पता है उसको भी देखेंगे। उसके साथ ही जो है प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है उसको भी समझेंगे। तो छोटी सी क्लास है लेकिन आपको जो है नई चीज़ें पता चलेंगी 5। तो जो भी यूपीएससी का एग्जाम देने वाले 2025 में, तो ये एपिसोड हमारा है 35। आपको पता है 5 क्वेश्चंस जो है डेली आपको हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, जिस पर जो है अलग अलग प्रकार के प्रश्न रहते हैं। पहला प्रश्न देखो हमारा क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ यहाँ पर जो है कथन दिए हैं, हमें सारे देखने हैं कि कौन से कथन जो है हमारे उत्तर को जस्टिफाई या सही बताने वाले हैं। तो पहला है, यह है नेलियाम पैथी अन्नामलाई लैंडस्केप का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मतलब हमें पता चला कि किसी जगह के बारे में बातचीत चल रही है। यहाँ कादर, मुदवर, मालासर एवं मालासर जनजातियां जो है निवास करती हैं। तीसरा विकल्प हमारा बोल रहा है, यहाँ मुख्यतः मिश्रित पर्णपाती सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं। और चौथा और आखिरी कथन यहाँ पर है, इस क्षेत्र में प्रवाहित प्रमुख नदियां सेलायार हैं, थेकेडी है, करप्पारा है एवं कुरियार पुट्टी है। ठीक है, तो ये 4 विकल्प हैं। अब यहाँ पर आपको जो है एक तरीके से अगर किसी को पता है कि हाँ ठीक है ये चारों जो बता रहे ये किसी स्पेसिफिक जगह के बारे में बता रहे तो उनको पता होगा, तो वो सही उत्तर मार्क कर लेंगे। बाकी विकल्प हमारे हैं नागरहोल टाइगर रिजर्व, क्या ये सारी विशेषताएं इसकी हैं। दूसरा विकल्प हमारा है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, दूसरा विकल्प ये रहा। तीसरा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और चौथा बोला है नागार्जुन सागर श्रीशैल, यहाँ पर जो है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि भाई ये चारों विशेषताएं किसकी हैं, किस टाइगर रिजर्व के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा जो सही उत्तर हमारा है ये है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो ये सारी विशेषताएं जो है ये हैं, आपको मिल जाएगा ये देखने को कहाँ पर, केरल राज्य के पलक्कड़ जिले और त्रिशूर जिले में। ठीक है, त्रिशूर जिले और पलक्कड़ जिले में केरला में आपको देखने को मिलेगा। कई बार अगर आप कहीं पढ़ेंगे तो बोलेगा कि तमिलनाडु का भी एक छोटा सा जिला है, उसके बॉर्डर पे ये जो है स्थित है। इसकी स्थापना जो है 1973 में की गई थी। कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1973 में की गई थी। 1973 में जो है इसकी स्थापना की गई थी, जो है एक अभयारण्य के रूप में। ठीक है, फिर कहीं पर जो है आपको देखने को मिलेगा 2009 में, और कहीं पर जो है लिखा है 2010 में, जो है 19 फरवरी 2010 में जो है इसको टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। उसके साथ ही उसी साल जो है इसको जो है यूनेस्को की एक जो हमारी कंजर्व करने वाली जो साइट होती है वहां पर भी इसको आरक्षित किया गया है, जिसको हम जानते हैं कि इसके विश्व धरोहर स्थलों के नाम से। तो कब किया गया है? 2010 में ही इसको जो है टाइगर रिजर्व का जो है दर्जा भी दिया गया है। 2010 में ही इसको जो है यूनेस्को की जो है धरोहर वाली लिस्ट में जो है सम्मिलित भी किया गया है। ये सारे फैक्ट्स हमारे इसके बारे में हो गए। अब बात करें अगर जो है नागरहोल टाइगर रिजर्व के बारे में, कभी पूछ ले कि नागरहोल टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पर? कर्नाटका में। ठीक है, फिर सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व पूछे कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पर है, ये आपको देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में। और नागार्जुन सागर श्रीशैल टाइगर रिजर्व जो है ये अपने आप में बहुत बड़ा टाइगर रिजर्व माना जाता है। ठीक है, तो अब पूछे कि ये कहाँ पर है आपका, तो ये आपका जो मिल जाएगा कहाँ पर? आंध्रा में। ठीक है, आंध्र प्रदेश में ये मिल जाएगा। एक प्रश्न आपके लिए मेरा ये है, आपको बताना है कि भारत में कितने कुल टाइगर रिजर्व्स अभी है और सबसे ज्यादा टाइगर रिजर्व्स आपको किस राज्य में देखने को मिलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ जो हमारा, जिसको ट्राइफेड हम शॉर्ट में बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके बारे में जो है 4 स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, उस पर जो है आपको सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको सही विकल्प निकालना है कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखा है? पहला विकल्प हमारा, इसकी स्थापना वर्ष 1987 में हुई थी, बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत जो है किया गया था। ठीक है, तो क्या बोला? बहुराज्य मतलब बहुत सारे राज्यों में सहकारी संगठन जो भी हमारे हैं समिति अधिनियम है उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? आदिवासियों द्वारा उगाई गई उपज के लिए व्यापार को संस्थागत बनाकर उनके सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।
अब देखो जो भी आदिवासी समूह होते हैं या आदिवासी ग्रुप्स होते हैं वो उत्पादन तो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन उनको सही से कहाँ पे मार्केट में बेचना है, कितने का बेचना है, एक तरीके से उनके उनके वस्तुओं को पहचान दिलाना। और कई बार जो ट्राइफेड है ये खरीदता भी है उनके सामान को। पहली बात तो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाता है ट्राइफेड, ठीक है, आदिवासियों के जो भी उत्पाद होते हैं, जो सामान होते हैं उनको पहचान दिलाता है, विपणन के लिए जो है मार्केट अवेलेबल कराता है। उसके साथ ही जो है क्या करता है, कई बार इनके जो वस्तु है तो डायरेक्टली खरीदता भी है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है कि 1987 में जो स्थापना हुई थी, किस अधिनियम के तहत, तो 1984 में एक अधिनियम आया था जिसके बाद जो है इसको स्थापित यहाँ पर किया गया था, ठीक है, आपको ये याद रखना है। ओके, फिर क्या लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य जो है क्या है, जो भी चीजें उगाई जा रही हैं आदिवासियों के द्वारा उनके व्यापार को संस्थागत, मतलब संस्थागत कोई मार्केट हो जहां पर जाएं ये बेचे, तो ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जो है उनके चीज़ों को जो है पहचान दिलाना। आपने ई हाट सुना होगा, ई हाट जो है सरकार ने लॉन्च किया था, तो ई हाट भी इन्हीं के लिए स्टार्ट किया गया ताकि जो है ये अपने सामान को जो है वहाँ पर जो है लॉन्च करें, ताकि जो भी उपयोग करता है या कस्टमर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, उन तक जो है इनकी चीज़ें जो है पहुँच पाएँ। तो विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, क्या सिर्फ एक सही है, एक और दोनों जो है दोनों सही है, या फिर जो है केवल दो सही है। चौथा विकल्प हमारा बोला दोनों में से कोई भी सही नहीं है, मतलब एक और दो दोनों नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो हमारा है कौन सा, विकल्प सी। इसमें जो है दोनों ही विकल्प जो दिए गए हैं सही हैं। अब तीसरा प्रश्न हमारा है निम्नलिखित प्रजातियों पर विचार कीजिए। मुझे लगता है 2023 या 24 का यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन पेपर आया था उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी गई थी जिसे बोला गया था ये पक्षी है, ये टिड्डा है, ये जो भी है बताना था आपको। तो कुछ उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर रखा गया है जिसमें बोला जा रहा है कि आपको बताना है कि इनमें से कौन सी प्रजातियाँ जो है तितली प्रजाति की है और कौन सी प्रजातियाँ तितली प्रजाति की नहीं है, ठीक है, आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बतानी है। तो विकल्प है व्हाइट डिस्क हेज ब्लू, व्हाइट डिस्क हेज ब्लू हमारा पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प हमारा है पालनी डार्ट। नाम ऐसे हैं कि लगेगा कभी सुने ही नहीं, क्या बताया जा रहा, कौन सी प्रजातियां हैं ये। तीसरा है रूफस बेलिड हॉक ईगल और चौथा है इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल। देखो एलिमिनेशन मेथड अगर आप इस्तेमाल करें तो थोड़ा सा आसानी आपके लिए हो सकती है यहाँ पर। तो देखो हमें पहला लग रहा है कि पहला और दूसरा तो हमें पता नहीं चल रहा कि क्या है, लेकिन तीसरा हमें पता चल रहा है कि ईगल है। ये ईगल तो कहीं से भी हमें जो है तितली नहीं है दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, उपरोक्त में से कौन सी तितली से संबंधित है, तो तितली तो नहीं है ईगल। उसके अलावा जो है ग्रेट हॉर्नबिल जो है, इंडियन ग्रेट हॉर्नबिल जो है हमको ये भी पता है कि ये भी जो है तितली की प्रजाति में नहीं आता। ये कौन से हो जाएंगे, ये पक्षी प्रजाति के हो जाएंगे। तो ये हम जो है दोनों एलिमिनेट कर देते हैं। तो 3 और 4 जो है कहीं पर नहीं होने चाहिए, 3 और 4 यहाँ पर भी हैं, ठीक है, 3 और 4 यहाँ पर भी हैं और 3 यहाँ पर भी आ गया। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प 1 और 2 ये दोनों सही हैं। मतलब जो पहला और दूसरा है ये दोनों प्रजातियां हैं, मात्र किससे संबंधित हैं, तितली की प्रजाति से संबंधित है। समझ में आ गया होगा यहाँ तक। आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी क्योंकि जो मतलब प्रैक्टिस जो है बहुत ज़रूरी होती है और इसके माध्यम से आप अपनी चीज़ों का रिवीजन भी कर पाते हो। अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर, उनके बारे में, स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में। अब देखना है कि ये सही है या नहीं सही है। तो पहला नाम है क्या, पहला स्टेटमेंट है इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। दूसरा है इनकी शिक्षाएं वेदांत दर्शन से प्रेरित हैं। कभी पूछ ले कि जो स्वामी रामकृष्ण जो है परमहंस थे, उन्होंने जो है वेदांत दर्शन को जिस तरीके से प्रोत्साहित किया था या इससे संबंधित शिक्षाएं दी थी, तो आपको क्या उत्तर देना है, हाँ सही। अब बात कर लेते हैं इनके जीवन काल के बारे में कि कब जन्म हुआ, कब मरण हुआ, माता पिता और सब चीज़ें। तो जन्म काल है 18 फरवरी 1800 यहाँ पर 36 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। 16 अगस्त 1886 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो 18 फरवरी जो है इनकी 1836 में कहाँ जन्म हुआ है, ठीक है। 16 अगस्त जो है 1886 में इनकी मृत्यु हुई है। तो याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। तो जन्म और मृत्यु हो गया। जन्म स्थान की बात करें तो यहाँ पर बंगाल में जो है एक जगह है जिसका नाम है कामारू मुकुर करके गांव है, वहाँ पर जो है इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें यहाँ पर तो है इनके पिता है खुदीराम और माता का नाम था चंद्रा देवी। पिता का नाम क्या है, खुदीराम, और माता का नाम है चंद्रा देवी। और बचपन का नाम हमने देख लिया है गदाधर चट्टोपाध्याय इनके बचपन का नाम था, ठीक है, आपको याद रखना है। बाकी हम जो है पता है कि हाँ ठीक है, इन्होंने वेदांत दर्शन को एक तरीके से आगे बढ़ाया है, शिक्षाएं दी हैं
समाज से संबंधित। तो हमारे जो इसका सही उत्तर होने वाला है 1 और 2 दोनों ही ऑप्शन जो है यहाँ पर सही है, नाम भी सही है इनका और शिक्षाएं जो इन्होंने दी है उसके बारे में भी सही जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न हमारा DDoS के बारे में। DDoS जो है पिछले साल बहुत चर्चा में चल रहा था, फिर से यहाँ पर आया है। तो पूछ रहा है DDoS हमले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह लक्षित सर्वर के सामान्य कामकाज को बाधित करने वाला साइबर हमला है। मतलब किसी जो है सर्वर को ये जो है टारगेट बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, कामकाज जो भी चल रहा है उसको जो है एक तरीके से ठप कर देते हैं, एक तरीके से भीड़ भेज देते हैं। कई बार होता है ना कि साइट जो है क्रैश कर जाती है, कोई ऑफर चल रहा है, किसी शॉपिंग वेबसाइट पे आप गए, वहाँ पर क्रैश हो गया। अभी कई बार जो आपको गवर्नमेंट फॉर्म भरते हो, पता चलता है कि लास्ट डेट के आसपास भर रहे हो तो साइट क्रैश कर रही, चल नहीं रही है, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल है, क्योंकि जानबूझ के नहीं, यहाँ पर जो है जेन्युइन भीड़ गई है। लेकिन कभी कोई जानबूझ के अगर करता है किसी भी सर्वर पर, किसी वेबसाइट पर, तो उसको हम किस बात से जाने, किस नाम से जानेंगे, DDoS के नाम से। DDoS अटैक जो है सीधे डेटा पर नहीं करते हैं, डेटा नहीं चुराते। तो DDoS अटैक सीधे डाटा नहीं चुराते हैं। ये यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए। तो पहले हम समझ लें DDoS क्या होता है। तो DDoS क्या होता है, एक तरीके से किसी व्यक्ति, किसी संस्था, खासकर जो है किसी कंपनी की वेबसाइट को या कंपनी को वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए या उसकी छवि खराब करने के लिए, उस पर जो है कंज्यूमर्स का भरोसा थोड़ा सा कम करने के लिए यहाँ पर क्या होता है, उसके सर्वर पर जो है भीड़ भेज देते हैं। जो आपने बॉट सुने होंगे, बॉट्स वगैरह, जैसे आप इंस्टाग्राम के पोस्ट बहुत सारे देखते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रोबोट्स होते हैं और वहाँ पे एज ए ह्यूमन बिहेव करके कमेंट्स कर रहे होते हैं, लाइक्स कर रहे होते हैं, उनको हम बॉट्स बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति हैकर क्या करता है, हैकर करता है क्या है, बहुत सारे जो है बॉट्स को जो है एक तरीके से हैक करता है, किसी सर्वर पर जो है वहाँ पर भेजता है। तो लगता है जो व्यक्ति जिसकी भी साइट है उसको लगता है कि शायद जो है सच में बहुत सारे लोग यहाँ पर आ गए हैं और यहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि जो भी बॉट्स वहाँ पर हैक किए जाते हैं उनका एक IP एड्रेस होता है, वो इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से काम कर रहे होते हैं। वो हैकर जो है इस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर उदाहरण से समझाऊं आपको, तो मान लीजिए कि अमेज़ॉन है और फ्लिपकार्ट है, उनकी कल से रात को 12 बजे दोनों में सेल चलने वाली है। सेल जो है बराबर सेल है और प्रोडक्ट्स के जो है प्राइस भी आसपास ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब अमेज़ॉन को लगा कि भाई अगर फ्लिपकार्ट में लोग जाएंगे तो मेरे यहाँ शायद कम लोग आएंगे। तो अमेज़ॉन ने क्या किया, एक हायर किया एक तरीके से हैकर को, उसको बोला क्या करो तुम DDoS इफेक्ट जो है एक तरीके से जाकर फ्लिपकार्ट के जब भी 12 बजे सेल स्टार्ट होने वाली हो उसके 10 मिनट पहले ही वहाँ पर हमला बोल देना। उससे होगा क्या है कि पता चला कि 5 करोड़ 10 करोड़ जो है यूजर्स दिखाए जा रहे हैं कि हाँ भाई शॉपिंग कर रहे हैं, विश लिस्ट कर रहे हैं। इससे होगा क्या, सारे प्रोडक्ट्स जो है आउट ऑफ स्टॉक हो गए या जो है फ्लिपकार्ट की साइट क्रैश कर जाएगी। तो जब यूजर सच में खरीदने के लिए गया था, जब 12 बजे सेल स्टार्ट होगी तो वो देखेगा कि भाई फ्लिपकार्ट की जो साइट है वो तो चल ही नहीं रही है। फिर उसको याद आएगा कि अमेज़ॉन पे भी सिमिलर ऑफर चल रहा है, तो क्या कर जाएगा, स्विच कर जाएगा कहां पर, जो है अमेज़ॉन पर। इसका मतलब जो है एक तरीके से झूठी भीड़ दिखा करके क्या किया, अमेज़ॉन ने अपना फायदा उठाया या अपने आप को जो एक तरीके से बेनिफिट पहुंचाया और जो है फ्लिपकार्ट को नुकसान पहुंचाया। तो यहाँ पर कोई डेटा चोरी नहीं किया गया है। अगर कोई भी नेटवर्क ऐसा है जहां पर जो है डेटा यहाँ पर है तो ये बाहर से ही हमला कर रहा है, बाहर ही भीड़ इकट्ठा कर दी यहाँ पर, तो यूजर जो है पहुंचा ही नहीं। तो DDoS यही होता है। तो यहाँ पर हमारे जो भी विकल्प है 1 और 2 दोनों ही सही होने वाले हैं। ठीक है, आई होप ये आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी भी लगेगी। जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानकारी थी वो मैंने जो है कम से कम समय में देने का प्रयास किया है। तो फिर से हम मिलेंगे अगली क्लास में, जहाँ पर हम फिर से लेकर के आएंगे 5 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने का हम प्रयास करेंगे कि हो सके कम समय में, उनको हम यहाँ पर जानेंगे। तो क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स या क्लासेस आपको यूट्यूब पे जो है आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।